हेलो। हेलो। नमस्कार सर। हाँ जी बता जी, नमस्ते। देखो, बस सर बढ़िया, आप सुनाओ जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक है ठीक है। सर आजकल ये जो मुहिम चल रही है सोशल मीडिया में आपके द्वारा, एक नया मतलब पिछले साल भी इस मुहिम को खोला था आपने, उसके बाद सीएम से आपकी मुलाकात हुई थी, फिर चीजें बंद हो गई थी। अब एक बार फिर से आपने जो है वो पुरानी चीजों को भी खंगाला है और नई चीजें बड़ी सारी आपने निकाल दी हैं। तो सर क्या सारा मसला है, ये क्यों बार बार इस तरह का तनाव बनता है? देखिए, ऐसा है कि जो ये सारा मसला है, ये कोई मेरा अपना कोई निजी बेनिफिट के लिए नहीं है कि मेरा कोई पर्सनल कोई है। अगर पर्सनल बेनिफिट के लिए होता तो मैं चुप रहता। अपना सरकार है, अपनी पार्टी की है, चलिए ये अपना कोई सरकार से फायदा ले लेता, पर्सनल कोई काम धंधा जोड़ लेता, साथ में कुछ करता, यानी कि जो भी सरकार के द्वारा हो सकता है या कुछ है। लेकिन असली बात ये उस वक्त भी यही बात थी कि मेरा अपना कोई निजी मसला पिछली बार भी नहीं था और इस बार भी नहीं। लेकिन असली जो बात है वो यही है कि फील्ड में कांग्रेस जो है पिछले 3-3.25 साल से बिल्कुल मतलब कि हाशिए पे पहुंच गई है पार्टी जी। और पार्टी की रीढ़ की हड्डी कौन होता है, पार्टी कौन स्टैंड करता है? पार्टी कोई नेता स्टैंड नहीं करते हैं, ठीक है, नेता का नाम होता है, चेहरा होता है, वो अलग बात है। लेकिन पार्टी को स्टैंड करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, जो लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से बात भी वहाँ होते हैं, तो लोगों के काम पूछते हैं, फिर वो आगे आपको देते हैं नेताओं को, यानी कि जैसे आगे। तो वो सब हाशिए पे है इस वक्त। अच्छा, पीछे भी मेरी नीति थी, आपको याद होगा, यहाँ बहुत से आज के जो चमचागिरी करने वाले लोग हैं, मैं तो साफ बोलता हूँ कि यार बूथ निकल, यानी कि वो रीति चाटने वाले लोग हैं, जो बैठ जाते हैं दरवाजों पे कि हमें सरकार से फायदा मिल जाए। कभी अगर एक मुख्यमंत्री हो उसके दरवाजे बैठ जाएंगे, दूसरा बन जाएगा तो उनके दरवाजे बैठ, तीसरा उसके दरवाजे बैठ जाएंगे, है ना। तो वो लोग अब बोल रहे हैं कि मेरी पार्टी को पर्सनल बेनिफिट नहीं मिला और इसलिए वो कर रहा है। तो भाई, मेरे को पर्सनल बेनिफिट की कोई चिंता नहीं है। मैं जब 2022 लास्ट में इलेक्शन हुए थे हमारे, और 2023 में मैंने जो था अपना विरोध का स्वर जो है उठाया था 2023 में, और वो था सितंबर का महीना। और तो मैंने कहा था कि 9 महीने में तो बच्चा ही पैदा हो जाता है, और यहाँ पे अभी सरकार का अपना हिसाब किताब ही नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना है। बिल्कुल, सबसे पहली पोस्ट आपकी यही आई थी, 9 महीने हो गए। बिल्कुल, तो 9 महीने बहुत लंबा अर्सा होता है मेरे भाई, आप भी जानते हैं। तो सरकार बहुत कोई 10-15-20 साल के लिए नहीं बनती है सरकार। सरकार तो बनती है 5 साल के लिए, 5 भी नहीं होता है। आप गिन चुन के 4-4.5 साल लेके चलो, जो सरकार का टाइम होता है। उसके अगले 4-5-6 महीने 7 महीने तो सिर्फ प्रोसेस में निकल जाते हैं, जो आपके इलेक्शन प्रोसेस है, पता नहीं 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाएंगे या कुछ है, उस तरीके का सारा चलता रहता है सिस्टम। तो जब 9 महीने वो निकल गए, और 9 महीने क्या साल के आसपास ही समझ लो, तब से ही शुरुआत नहीं हुई। उसके बाद फिर थोड़े बहुत चलो हलचल हुई कि जो लोगों ने काम किए थे छोटे मोटे होना शुरू हुए। फिर स्थिति वही है, ढाक के 3 पात जो होती है, क्या कहावत है वो, जो वैसे ही स्थिति बन गई। उसके बाद फिर मजबूरी में पिछले साल फिर मेरे को वो करना पड़ा कि अभी भी वही हिसाब किताब है, कोई ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ा है। नहीं तो आप तो ओक ओवर गए थे सीएम के साथ, आपकी बातचीत हुई, कॉम्प्रोमाइज हुआ पूरी चीजों को लेकर? देखिए, कॉम्प्रोमाइज ये था कि उस वक्त भी जो विरोध हुआ था वही था कि जो काम हम देते हैं वो काम होने ही नहीं, और जो इधर उधर के कोई बीजेपी वाले दे रहे हैं, कोई और दे रहे हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो इंटरफेयर करते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टी में, वो काम लेके जाते हैं, वो काम रातों रात हो जाते हैं। तो आप खुद सोचिए, तो उसमें तो गुस्सा आएगा ही आएगा। उस वक्त यही स्थिति हुई थी। उस वक्त फिर मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि नहीं यार, क्या बात है, मुझे बता ये वो। उससे पहले भी खैर मैंने बताया था एक बार, तो मैंने पिछली बार सारा कुछ बताया था कि मैं लिस्ट लेके गया था, उसमें कोई असर नहीं हुआ था उन जो काम मैंने दिए थे। फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा मिला जाके, फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपने इनसे बात करनी है, ये लिस्ट है, और ठीक है। उस वक्त उसमें 8-10 लोगों के 12 लोगों के काम थे, तो उसमें 5-6 के हो गए। उसके बाद कि मैं ये नहीं कर सकता, ये असर नहीं लगाना है, वो नहीं लगाना है, फिर वैसे ही रोना शुरू हो गया। पर सर अफसर तो मेरे को लग रहा है कि आपके ही लगे हैं ज्यादातर कंस्टिट्यूंसी में। नहीं, कंस्टिट्यूंसी में कुछ अफसर तो लगे हैं, ऐसा नहीं है। पर बात यह है कि एरिया जो होता है उसमें भी देखना पड़ता है कि किस जो है आपके जो उच्च अधिकारी भी लगते हैं वो किस विचारधारा से जुड़े हैं। नीरज भाई, एक सवाल ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जब जब भी इस चीज की चर्चा लगती है कि धनीराम शांडिल और चंद्र कुमार को ड्रॉप कर दिया जाएगा तो नीरज भारती आक्रामक हो जाते हैं एकदम से, तो ये कोई मतलब वो ब्लैकमेलिंग वाला फार्मूला तो नहीं है सरकार को? नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं। मैंने तो पिछली बार अपने वादे को खुद कहा था, मैं नहीं काम हो रहे हैं तो अब आप ये सरकारी तंत्र का एंजॉय क्यों कर रहे हैं, क्यों अनुभव ले रहे हैं सरकारी तंत्र का? लेकिन उनकी अपनी सोच है, सारी उम्र उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दी है, वो नहीं करना चाहते विरोध और विद्रोह, जो भी बात उनके अपने दिमाग की है, क्योंकि वो उन्होंने पूरी उम्र कांग्रेस पाया। अब इस उम्र में आगे अगर उनको लगता है कि मैं विरोध करूंगा या विद्रोह करूंगा तो सारी उम्र की उनकी जो कमाई है कांग्रेस पार्टी की जो है वो हो जाएगी। वो भी एक मतलब की एक क्या बोलते हैं, जमीर वाले इंसान समझ लो, वो भी नेचुरली है, पूरा उनका इतिहास कांग्रेस का रहा है। हाँ, इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। और ऐसा नहीं कांग्रेस पार्टी ने हमें कुछ नहीं दिया, मेरी कोई लड़ाई कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा है।
नहीं या कांग्रेस पार्टी ने, मैं ये तो नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई गलत काम करती है या कुछ है, नहीं, आपका तो सरकार के ऊपर अटैक है सीधा। हाँ सरकार है, मैंने तो संगठन को नहीं गलत बोला। सर ये जो पिछली बार ऐसा जो आपने क्वेश्चन पूछा कि धर्मलाल शांडिल जी को और इनको ड्रॉप करना है, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर दे, ठीक है, वो तो हाईकमान की मर्जी है किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। पहले भी अगर मंत्री पद दिया तो हाईकमान की अप्रूवल आई थी, और ऐसा भी नहीं है कि कोई मंत्री पद कोई खैरात में मिला था। सीधी बात है, मेहनत है उनकी अपनी, पहले भी मंत्री रहे हैं, अच्छे अच्छे विभाग संभाले हैं, और अच्छा मतलब विभागों को एक तरीके से संभाल के हिमाचल प्रदेश की प्रोग्रेस के लिए उन्होंने काम किया। पर सर इस बार जो डिपार्टमेंट मिला उससे भी आप खुश नहीं थे थोड़े, पिताजी के डिपार्टमेंट से? नहीं, डिपार्टमेंट का देखो मैंने कभी विरोध नहीं किया, ये डिपार्टमेंट कोई भी हो, कोई उसमें वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये डिपार्टमेंट का विरोध क्यों करना है? एग्रीकल्चर इज द मोस्ट मतलब बेसिक नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, है ना? जी। तो हमने तो अब एक सॉल्व करो कि किचन है, किचन के आपकी अलमारियां हैं, उनमें नोटों की घड़ियां रख दो, राशन मत रखो, तो आप क्या नोटों की घड़ियां उबाल के खाओगे? खाना तो आपको वही है जो जमीन पे उगेगा, फसल उगेगी, सब्जियां उगेगी, या कुछ भी है, लाइफ स्टॉक होगा, यानी कि जो पशुपालन विभाग का भी जो है, है ना? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ये कोई डिपार्ट मतलब मेन दिक्कत ये थी कि स्मूथली काम तो हो, कि जो आगे दिए गए हमने मैंने कोई पर्सनल बेनिफिट के काम तो नहीं दिए थे आगे, कि मेरा पर्सनल बेनिफिट का काम नहीं हुआ तो मैंने विरोध कर दिया या कुछ है। भाई कॉमन लोगों के ही काम थे। तो सर जैसे नीरज भाई हमारे अपने लोग लिखते हैं, पिछले 5 साल से हमारे लोग इतनी दूर बैठे हुए हैं, डीओ भेजते हैं, पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, कब ये ट्रांसफर शुरू करते हैं, कब ये ट्रांसफर में बैन लगा देते हैं। आपके एमएलए फंड के पैसे टाइम से रिलीज नहीं कर रहे कि चलो 4 पैसे लोगों को देके वहाँ का जो है कोई रखा है, किसी का डंगा है या कुछ है। आपने डिपार्टमेंट दे रखा है सॉइल कंजर्वेशन का, इतनी पेमेंट्स जो है लोगों की पेंडिंग है, किसी ने अपने जमीनों में गड्ढे खुदवाए हैं, किसी ने ट्यूबवेल लगवाए हैं, मतलब जमीनों में जो उसमें आता है पैसा वो पैसा रोक के रखा है। आपके पास जो है जो एनुअल इन्वेंटरी की जो दवाइयाँ की परचेज होती है उसके लिए आपने पैसा इशू नहीं किया था, अब जाके कहीं पीछे 1 महीना पहले कहीं इशू हुआ, तब जाके वो दवाइयाँ जो है वो वहाँ पे पहुंचना शुरू हुई जो डिस्पेंसरीज हैं। तो ये सारे बहुत से इशू है, ये तो मैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूँ। सर तो एक चीज और थी, आप स्कूल खोलने जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाई मिल अच्छी है। हमारा जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का, ये ऐसा नहीं है कि सीधा साधा एरिया है, आप जाएंगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर चले जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी। हमारा पहाड़ी इलाका है। अगर यहाँ स्कूल भी खोले गए थे, कॉलेज भी खोले गए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए खोले गए थे कि दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कहीं बहुत दूर ना जाना पड़े, अपने घर के आसपास नजदीक में यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर ले। स्कूल बंद कर रहे हैं, कॉलेजेस मर्ज कर रहे हैं, कॉलेज मर्ज बंद कर रहे हैं वो। सड़कों के हालात आप देख लो कितने खराब चले हुए हैं। टोल टैक्स का आप लेते हैं, एंट्री टैक्स, चलो ठीक है, पहले भी एंट्री टैक्स होता था और इसका भी विरोध मैंने ही किया था एक बार राजस्थान की सरकार में, जब मैं मुख्य सचिव था। आदरणीय उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, तो मैं उनके पास लेके गया था अपना लेटर, पता नहीं किसी मैंने पोस्ट भी की हुई है, मिलेगी कभी तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने कहा था ये एंट्री टैक्स जो है बंद होना चाहिए, ये हमारे देश और प्रदेश एक ही है, है ना? एंट्री टैक्स नहीं है, ठीक है, पार्किंग बनाओ, अच्छी अच्छी जो लोकेशन है, टूरिस्ट लोकेशन है, पार्किंग बनाओ, पार्किंग के पैसे ले लो, गाड़ी आराम से लगे, कहीं पे रोड पे ना खड़ी हो, एक अलग है। लेकिन उस वक्त भी जो थे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी बाल्दी साहब, तो नहीं सर इससे तो हमारा नुकसान होगा, कुछ हमें तो बहुत रेवेन्यू आता है यहाँ से, तो उन्होंने भी चलो उसको इग्नोर कर दिया। फिर मैंने ये भी कहा था कि चलो हिमाचलियों को तो एग्जाम्प्ट कर दो कम से कम, हमें तो ये लगता है कि हम अपने घर वापस आ रहे हैं तो हमें टैक्स देना पड़ रहा है ना? चलो वो बात आपकी मान ली थी। नहीं वो भी नहीं मानी गई थी, सच बताओ उस वक्त। अच्छा, बाद में मान ली वो बीजेपी ने। हाँ, ये बाल्दी जी थे, इन्होंने उस वक्त भी ड्रामा किया, नहीं सर नहीं, इससे तो हमें नुकसान होगा फलाना, जैसे पता नहीं हिमाचल का पूरा तंत्र जो है सिर्फ इन टोल बैरियरों पे चलता है, ऐसे वो किए। और बाद में मुख्यमंत्री ये सरकार चेंज हुई, जयराम जी आए तो एकदम कर दिया हिमाचल को, ठीक है। अच्छा, बाहर वालों ने भी विरोध नहीं किया, चलो पहले से चल रहा है चलने दो, अब बढ़ा दिया है। यार किस चीज का बढ़ा रहे हो आप? बाहर से लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आपके पास घूमने आ रहे हैं, आप एक टैक्स यहाँ ले लेते हैं एंट्री का, एक टैक्स आप मनाली में कोई ग्रीन टैक्स है, खरियार में आप कोई फॉरेस्ट के उससे क्रॉस होते हैं वहाँ पे ले लेते हैं, कोई साडा का टैक्स लगा देते हैं, कोई किस चीज का, इस जानते यार टैक्स देता है मर जाएगा। आप ये बताओ हिमाचलियों का किसी जगह और टैक्स लगता है जाके? अगर पंजाब में जो एक पंजाब गवर्नमेंट के जो रोड है, स्टेट हाईवेज है, वहाँ पर अगर टैक्स लेते हैं, वो टोल लेते हैं, तो वो रोड की कंडीशन भी देखो आप कैसी है। हाँ जी बिल्कुल। हमारे तो यहाँ शुरू होते हैं, अगर इंसान सोच रहा हो और हिमाचल की तरफ जा रहा हो, जैसे ही पंजाब बॉर्डर क्रॉस करके हिमाचल में एंटर होते हैं तो जैसा बोलता है वो खुद ही बोल पड़ता है क्या हुआ हिमाचल आ गया। अगर सोया हो तो क्या हुआ हिमाचल आ गया। तो मतलब ऐसे हालात है, सर्विसेज आप दे नहीं रहे हैं, पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं और दुश्मनी आप अलग मोड़ दे रहे हैं। आज हिमाचली लोगों को बाहरली स्टेट्स में ऐसे देखा जाता है कि पता नहीं कौन उसके आ गए हैं यहाँ पे, है ना? भाईचारा खत्म किया जा रहा है कि फ्यूल का जो टोल एंट्री और ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करो यार। आप जो है वो अच्छी पार्किंग बनाओ, पार्किंग में वहाँ पे आप अच्छे टॉयलेट्स बनाओ, एक अच्छी कैंटीन बनाओ ताकि जो टैक्सी वाले भी आते हैं उनको सुविधा मिले, कैंटीन में खाना भी मिले। वहाँ पे आप डोरमेट्री टाइप बनाओ, अपने बेड के पैसे लो कि पर नाइट के इतने बेड के पैसे हैं, वहाँ आराम भी करो।
ऐसे चीजों से आप रेवेन्यू पे ये धोनी की हिमाचल में एंटर होना है तो आप ऐसा दोगी। ऐसी चीजें धोनी आपको कोई मजबूती प्रदान करेंगी। और तो यही ऐसे मुद्दे हैं जी। तो नीरज भाई अब ये बताओ कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं आप आगे? क्योंकि लड़ाई बहुत पीक पर पहुंच गई, आपने कई तरह के आरोप सरकार के ऊपर लगा दिए हैं, जो व्यवस्था का जो सारा आलम है उसके ऊपर आपने कई सवाल उठा दिए, तो अब आप जी सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं, अगर मैंने कोई आरोप लगाए नहीं है तो उनको जवाब देना चाहिए, ठीक है जी। उन्हें सिर्फ नीरज कोई मसला नहीं है, चलो कोई बात नहीं, सुक्खू जी को जवाब देना चाहिए, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरी बात सुनिए आप ये बता जी, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, सुक्खू जी के लेवल पे नहीं हूँ मैं, ना मैं चीफ मिनिस्टर के लेवल का हूँ, ना ही मैं वो अध्यक्ष रहे, ना मैं उस लेवल का हूँ। लेकिन बात यह है कि उनकी सोच बस इतनी सी है कि सच्चाई का जवाब देने की बजाय उन्होंने मेरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करवा दिया इंडिया में। जो विदेश में बैठे हैं ना लोग, वो देख रहे हैं, अच्छा, जो विदेश में बैठे हैं वो देख रहे हैं, मेरा कोई अकाउंट वैसे ब्लॉक नहीं हुआ है, सिर्फ इंडियन जो सिटीजन है इंडिया में रह रहे हैं वो उसको नहीं देख पा रहे हैं। और इतनी जो पोस्टें मैंने जवाब की मांगी है सरकार पर, जो भी एलिगेशन लगाया उन सबकी रिपोर्ट की गई है हिमाचल के सीआईडी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। यही मुझे पता लग गया साली शाम को, जो जिन्होंने करवाई है और जिन्होंने की है उनका भी पता है। तो देखिए बात यह है कि सच्चाई दबाड़े से नहीं दबती है, ठीक है, सच्चाई बताने से पता लगता है कि हाँ क्या बात है, ये था, ये आरोप है तो इसका जवाब ये है, ये आरोप है इसका जवाब ये है। तो आप बताओ कि क्या करना है, क्या नहीं। अकाउंट ब्लॉक करके भी होगा कुछ भी, अकाउंट तो और बन जाएंगे, कितने अकाउंट ब्लॉक करोगे आप? वो तो आपकी बात ठीक है, नीरज भारती को अकाउंट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? नहीं, मेरे को नहीं, हमने तो अपनी बात रखनी थी, वो चली गई है, जो बात लोगों तक पहुंच गई थी। मैं कोई अपनी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अपने लोगों की बात की है, कांग्रेस पार्टी की, चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता है या जिन्होंने वोट डाला है वो, चाहे पूरे हिमाचल के जो कार्यकर्ता है या जिन्होंने वोट डाला है, मैंने उनकी बात की है। आज सारे दुखी है, सर ये जो 100 में से 90% लोग दुखी हैं। ये जो सर सरकार में इतना बड़ा लैप्स हुआ है, ये मुख्यमंत्री की वजह से हुआ कि जो टीम आगे मनोनीत हुई हिमाचल प्रदेश की सरकार में, चुने हुए लोगों को साइडलाइन कर दिया और जो अफेक्टिव लोग थे उनको डेड कर दिया, और वो लोग मुख्य धारा में आ गए जिन लोगों का राजनीति में वजूद ही कोई नहीं है, वो सारे अपने धंधे वाले लोग हैं और ऐसे लग रहा है कि ये लोग सिर्फ अपने धंधे ही कर रहे हैं आकर। क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आकलन किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपने बहुत सही आकलन किया है। देखिए जो सरकार कौन चलाता है, सरकार वो लोग चलाते हैं जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, ठीक है, जो सरकार का हिस्सा बनते हैं, मंत्री बनते हैं या विधायक भी रहेंगे तो वो आगे अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन कई ऐसे हैं, ठीक है, कईयों को एडजस्ट करना पड़ता है, कोई जो है नेता होते हैं कांग्रेस के या कुछ है, उनको भी कि चलो कोई बात नहीं, सरकार आएगी, कोई चेयरमैन बना देंगे, कोई बोर्ड के डायरेक्टर बना देंगे, कोई बात नहीं, होता है। पर यहाँ पर बहुत ही बड़ी टीम एक ऐसी है, वो जो पॉलिटिकल एजेंडे वाली टीम नहीं है, वो मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने कितने वोट डाला है, कितने वोट नहीं डाला है, उनका सिर्फ एक माइंड सेट है कि हमने कहीं ना कहीं से अपना इकट्ठा करना है सामान, बाद में पता नहीं मौका मिले ना मिले। कल ही मेरे को कोई हिमाचल भवन में मिले, वहाँ बता रहे थे कोई कि सुक्खू जी तो बोलते हैं यार मैंने एक बार मुख्यमंत्री बनना था, मैं बन गया, पिटते रहो जिसमें पिटना है। ओ भाई वो बात नहीं है सुक्खू जी, आप बन गए, कोई बात नहीं, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आपने जो बताया कांग्रेस पार्टी का बढ़ाने का सोचा हुआ है ना, हमें उसकी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है कि आप बन गए, कोई बात नहीं, आपको मुख्यमंत्री की पेंशन भी लग जाएगी, आपको सिक्योरिटी भी मिल जाएगी सारी उम्र की है, आपको और भी जो भी कर्मकांड आपने किए हैं वो आपको सबको वो मिल जाएंगे। लेकिन असली बात कांग्रेस पार्टी की है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में हिमाचल में सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी। आप पूरे देश का हालात देख लो, आज की तारीख में क्या है, देखा है आपने देश के हालात। ये केंद्र की जो मोदी की सरकार है, ये आपको सिर्फ दान में देती है सेटें कि जाओ एक खिलौना दे दिया, एक राज्य दे दिया, आप उसमें खेलते रहो, आप उसी में खुश हो जाते हैं। और हमारे नेता कैसे खुश होते हैं, वो नहीं देते कि हम हार गए हैं चुनाव, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया है, हमारे साथ लोग और जुड़ गए हो। भाई लोग कैसे, आप उन लोगों को कैसे जोड़ के रखोगे जब आपकी सरकार नहीं बनेगी? लोग एक बार आपको ट्रस्ट कर लेंगे, लोग आपके दूसरी बार ट्रस्ट कर लेंगे, तीसरी बार तो लोग बोलते हैं कि यार तो भाई अभी अपना कोई और काम न देखें, यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा है कोई। सर आप कांग्रेस पार्टी से सीपीएस रहे हैं ना जी, तो क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में अभी जब आम चुनाव होंगे तो ये जो टीम मुख्यमंत्री के साथ काम कर रही है और जिस तरह से जिला परिषद के चुनावों में हार हुई है, बीजेपी ने पार्टी चुनाव चिन्ह पर इस चुनाव को फाइट किया और उसके बाद कांग्रेस बुरी तरह हारी है, तो ये मिशन रिपीट में क्या संकेत लेकर आप लोग चल रहे हैं? क्योंकि आप युवा करंट कांग्रेस के हैं, तो कैसे आप लेंगे और कैसे इस चीज को डील करेंगे आप? देखिए ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर ऐसे रिजल्ट आए हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ है ना, और इसके नुकसान का ही सिर्फ एक ही वजह, ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे नहीं होती कि आपका बिल्कुल बंटाधार हो जाए, ठीक है। सरकार से नाराजगियां भी लोगों को हो जाती हैं कि कोई बात नहीं यार, सरकार है, कई काम 10 में थे, अगर 10 काम बोले हैं नहीं हुए, 7 हो गए हैं, तो 2-3% की उसमें वो रहती है एंटी इनकम्बेंसी, ठीक है। लेकिन इस बार के चुनावों में आप देखो, आप हमीरपुर से बिलोंग करते हैं, हमीरपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है कि नहीं है? जी जी। क्या हालात हुए हैं यहाँ पे? एक सीट आई सिर्फ,
हाँ, तो आप जिला परिषद नदौन में में चले जाइए, नदौन की नदौन में बात, पूरे जाइए आप। जिले की बात कर रहा हूँ मैं। पूरे जिले में हाँ, एक सीट आई है, वो भी मुख्यमंत्री की अपनी जिला परिषद की बात। हाँ। और फिर आप माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है डेरा में, वहाँ का नतीजा देख लीजिए। वहाँ कोई सीट नहीं आई है। हाँ, तो ऐसा ही और है, और भी कांग्रेस नेताओं को, अच्छा जहाँ जीत जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि हमने जिता दिया है, मेरी सरकार है, मेरे प्रभाव की वजह से जो है जीत गए हैं, और जहाँ आ जाएंगे वहाँ का नेता निकम्मा है, तो वो सर नेता ने कुछ नहीं किया मिशन रिपीट है। की संभावना कितनी कर देख रहे हैं आप इस माहौल में? देखो, मिशन रिपीट पर तो बहुत दूर की बात है, सच बता दूं मैं। यहाँ तो आप ईमानदारी से एक उस आंकड़े को भी छू लें जिससे आपकी इज्जत बच जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, कोई तो फार्मूला होगा मिशन रिपीट का। देखिए, फार्मूला तो उसका भी एक समय होता है। जी अभी इस वक्त लगभग 3.5 साल का समय हो गया, आपके पास सिर्फ 1 साल और है। जी मैंने जैसे पहले बताया, 5-6 महीने पहले तो आपका इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, अधिकारी अधिकारी कर्मचारी ये सब इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं, इनको पता लग जाता है, पहले ही भाप लेते हैं कि क्या सिचुएशन है, फिर वहाँ ये जाना शुरू हो जाते हैं, ये ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। अभी 1 साल है, अगर 1 साल में आप कहीं कोई डैमेज कंट्रोल कर लें पर उसका भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वैसे मैं सच बताऊँ तो। अच्छा। क्योंकि एक समय था पहले जो ग्वालियर, यानी कि पिछले साल तक, जब मैं पिछले साल मैंने जब कुछ विरोध किया था सरकार का, अगर उस वक्त ध्यान देना शुरू कर देते आगे का, तो शायद कहीं ना कहीं एक स्थिति अच्छी बन जाती। नहीं, लेकिन अब 1 साल है, कोई ठीक है, फार्मूला, अगर कोई फार्मूला अभी भी ध्यान कर्नाटका ध्यान जैसे, देंगे तो हो कर्नाटका सकता में है। फार्मूला लगाया इन्होंने, वैसा कुछ? देखिए, वो फार्मूला वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या था, स्टेट की पॉलिटिक्स का वो अलग था, वो हिमाचल का भी फार्मूला। मैं सच बताऊं तो हिमाचल में भी, मैं साफ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे किसी चीज का ना कोई डर है, ना कोई लालच है, ना लोभ है, साफ बात है कि हिमाचल में भी जिस इंसान ने मेहनत की थी, यहाँ पे कांग्रेस को मतलब लड़ाई की थी, सच बताऊं तो उसमें रह के, विधानसभा के अंदर रह के भी और विधानसभा के बाहर भी, हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाके वो मुकेश अग्निहोत्री जी थे, साफ बात है, और ये पूरे हिमाचल को पता है, ठीक है। अब उसके बाद दिल्ली से चलो, जो पार्टी लाइन पे एक बात होती है कि हाईकमान का फैसला जो है वो सबको मानना पड़ता है, और हाईकमान जो कहती है, क्योंकि नेता जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो बड़े नेता हैं, उनकी बात भी सुननी पड़ती है। तो जैसे उस वक्त जब चुनाव हुए और सब जीत के आए, जब कांग्रेस भवन में हम पहुंचे थे शिमला, तो मैं तो खैर तो चुनाव नहीं जीता, मेरे फादर जीते थे, तो जब वो मिले, जो प्रभारी थे हमारे शुक्ला जी और प्रभारी वगैरह जितने भी थे, तो जब बात हुई अकेले से 1-on-1 जब पूछा गया, तो मेरे फादर ने यही कहा था कि मुझे कोई ये नहीं है कि किसको बनाना है किसको नहीं, जो पार्टी फैसला करेगी, मैं पार्टी का आदमी हूँ, हमें वो मंजूर है, सीधी सी बात है। लेकिन असलियत ये थी कि जिसने मेहनत की थी, जिसने जो है विधानसभा के अंदर भी जो है विपक्ष की भूमिका निभाई, बाहर भी जो है वो विपक्ष की भूमिका निभाई, उनको इग्नोर करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान जो है वो दिया, हुआ है नुकसान उस चीज का, ठीक है। अब सुक्खू जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे, आपको ही पता है। मुझे नहीं लगता कि सुक्खू जी अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकले, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मतलब की बात ये है कि एक केस होता था, जब राय साहब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन होते थे, वो पूरे विधानसभा में घूमते थे, अपने में तो जाते ही नहीं थे, वो चाहे रोड की बात नहीं, तो उस समय ये भी कहा जाता है कि जब चीफ मिनिस्टर बनाने की बात आई तो वीरभद्र कैंप ने भी मुकेश का साथ नहीं दिया था। देखिए, वो तो अंदर की बातें क्या है, वो आपको पता होती है सर, अंदर की सारी बातें, कमाल है। चलो, जो जीते हुए आए हैं वो उन्होंने आपस में क्या बात की, क्या नहीं की। नहीं, तो उन्होंने भी तो वीरभद्र सिंह कैंप ने भी तो मुकेश अग्निहोत्री को छोड़कर सुक्खू के साथ जाना उचित समझा उस समय ना। नहीं, उस वक्त मुझे नहीं लगता कोई किसी के साथ गया था, कौन गया था किसके साथ, ऐसा कुछ स्थिति मुझे नहीं लगता कि हुई थी। कि ठीक है, मीटिंग अलग हुई थी, वीरभद्र जी का जो हमारा कैंप था वो अलग में, वहाँ पे जो उनके जो राय साहब के साथ साथ दिए थे, उनके सबकी अलग एक बैठक जरूर हुई थी। बाकी 1-on-1 अंदर किसने क्या बोला, किसको क्या बोला, जब शुक्ला जी और बाकी प्रभारी वहाँ बैठे थे, उसमें तो यही सब चल रहा था ना सर कि जो मुख्यमंत्री बनेगा या तो प्रतिभा सिंह को बना दो या फिर किसी और को बना दो, मुकेश नहीं बनना चाहिए। आप वहीं थे, आपके सामने चीजें घटी हैं। नहीं, ये चीजें मेरे सामने नहीं हुई है, ये कहीं अंदर हुई होंगी, लेकिन बाहर तो चलो हम बैठे थे, बाहर की सारी स्थिति देख रहे थे क्या था, लेकिन अंदर कोई ऐसी स्थितियां हुई होंगी तो क्या पता कौन किसका था। देखो, पॉलिटिक्स है, सबका अपना अपना अलग मतलब तो होता ही है, इसमें तो कोई बात है नहीं है। जो एमएलए नहीं होता वो सोचता है मैं एमएलए बन जाऊं, जो एमएलए बन जाता है वो सोचता है कि मैं मंत्री बन जाऊं, जो आगे मंत्री बन जाओ। तो ये चीजें तो चलती रहती है, अब सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, आगे बढ़ने की चाहत होती है। और राय साहब की जहाँ तक फैमिली की बात है, तो बात यह है कि राजा साहब ने हिमाचल प्रदेश को बहुत आगे बढ़ाया, कांग्रेस को उसी के साथ यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है कि राय उनकी योगदान है। अब उनके परिवार को इग्नोर करना भी जो है सीधी बात है, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी अगर सोचे कि नहीं, अगर उस समय अगर कांग्रेस ने, राजा कैंप ने बैठकर अपने ग्रुप से बंदा आगे करने का फैसला ले लिया होता तो शायद आज स्थितियां कांग्रेस की ही प्रदेश में अलग होती, तो मानते हैं आप? हो सकता है कि उस वक्त अगर ऐसा फैसला होता है तो स्थितियां तो क्या बोल सकते हैं। तो सर, नीरज भारती की अगर हम बात करें तो अब जब 2027 का जब अब चुनाव आएगा तो उसमें अब आप किस मॉडल में दिखाई देंगे? आप पिताजी के प्रचार में जाएंगे कि खुद के लिए वोट मांगने वाले हैं इस बार?
अभी देखते हैं क्या बनता है उसका, उस लेवल तक मैंने अभी सोचा नहीं है, बाद में आपको बताऊं उस लेवल तक पर मैंने अभी जिस तरह से संघर्ष चल रहा है मुख्यमंत्री के साथ, आर पार शुरू हो गया है, तो ऐसे में टिकट आपको मिल जाएगा, इसकी संभावना भी रखते हैं आप? संघर्ष तो अब टिकट के लिए भी करना पड़ेगा। ऐसा ही संघर्ष जो है, अगर मैं कर रहा हूँ तो ऐसी ही बातें, ये मुख्यमंत्री जो भी हैं ये भी अगर वीरभद्र सिंह के खिलाफ ही रहे हैं हमेशा, ये बात। अच्छा, ये कोई इनके कंधों पे भी बहुत से नेताओं ने बंदूकें रख के चलाई है, पर मेरी आदत ये है कि मेरे कंधे पे कोई बंदूक रख के नहीं चला वो समझे अपनी चीज क्या फील्ड में है और क्या नहीं है, मैं वो लेगा कि मैंने पहले कहा है कि मैं दिमाग से राजनीति नहीं करता। हाँ। दिमाग से राजनीति करनी होती तो मैं सबका अपना फायदा लेता और आराम से बैठा रहता। मैं दिल से राजनीति कर रहा हूँ। राजनीति का मतलब है कि मैं दिल से लोगों के बारे में सोचता हूँ कि क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हो रहा है। मेरी वो वाली एक सोच है। एक सर आपने पोस्ट डाली थी कि दो सुखों का नाम लिया आपने कि 2 सुख हैं जिन्होंने कांग्रेस को बर्बाद किया, तो सर वो 2 सुख का क्या मतलब था? वो 2 सुख का मतलब ये था कि पंडित सुखराम जी, चलो आप तो दुनिया में नहीं है, ये पंडित सुखराम जी क्या बोलते हैं 78 में जब चुनाव हुए थे, है ना, तो वो उस वक्त उन्होंने हिमाचल विकास उनका जो भी था, उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस अपने कुछ लोग जो उनके थे 8-10 7-8 लोग तो उन्होंने स्टैंड कर लिए साथ में, और जब बीजेपी की सीटें कम थी तो उन्होंने उनका जो है वो आगे सपोर्ट कर दिया। और तब से ही हिमाचल प्रदेश में, सच बात है, पहले का ग्राफ आप देख लो बीजेपी का या जनता पार्टी का, कोई इतना बड़ा ग्राफ नहीं था पहले। 93 से पहले 90 में चुनाव हुए थे, 90 और 93 आधे मतलब 3 साल के अंदर सरकार गिर गई थी शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो कोई इतना बड़ा ग्राफ नहीं था। लेकिन जो 98 में फिर जो है वो पार्टी को धोखा देके जो है वो किया, बीजेपी का उन्होंने समर्थन किया। आप जीते तो उनके 8-10 थे, जो भी थे 8-9, मुझे पूरा आंकड़ा भी याद नहीं है, लेकिन बीजेपी की सीटें कम थी, वो साथ मिल गए तो उन्होंने सरकार बना ली। ठीक है, उसके बाद से फिर बीजेपी का ग्राफ जो है वो ऊपर बढ़ना शुरू हुआ। हाँ, और दूसरे सुख ये है, इसमें भी बीजेपी का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है और ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है। अगर इन्होंने कांग्रेसियों के काम अच्छे से कर दिए होते, जो बोलते थे हमने कोई अपने पर्सनल काम तो भेजी नहीं, ऐसी स्थितियां औरों की भी हैं, एमएलए भी बहुत दुखी हैं, पर चलो बेचारे नहीं बोलते, उनकी अपनी कंपल्शन है कि वो नहीं बोल सकते। मंत्री भी बहुत दुखी हैं, चुपचाप बेचारे बैठ के अपने, जो इनके खास मंत्री भी हैं जिन्होंने ये नहीं कहा था कि हाईकमान जो बोलेगा हम वो कर लेंगे। कई ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होंने सीधी तौर पर बोला था कि नहीं भाई, हमें तो सुक्खू जी जो है मुख्यमंत्री चाहिए, हमारे सुक्खू भाई मुख्यमंत्री होने चाहिए। ऐसे कौन मंत्री हैं सर? है, चलो नाम मैं वैसे नहीं बताना चाहता, चलो मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, नाम वो तो मंत्री है कितने आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं वैसे। तो वो लोग भी जो है बंद कमरों में सिर पे हाथ रखे बैठे होते हैं, सुस्तियां ले रहे होते हैं, यार क्या हो गया, ये क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक तो मंत्री जी हमारे बेचारे शरीफ आदमी है, वो तो एक बार मतलब की कैबिनेट बैठक छोड़ के बाहर निकले थे, यार आपको वो पूरे हिमाचल में खबर। अच्छा, वो जो रोए भी थे, आंसू भी निकले, तो सोचो मंत्रियों को रोने की नौबत आ जा रही है। हाँ, ये तो बात ठीक है आपकी, मतलब बात वो है। और भ्रष्टाचार की बात मैं तो नहीं कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार की बात तो दुनिया करती है। नेगी जी जो एक बेचारे पावर कॉर्पोरेशन के वो थे चीफ इंजीनियर थे, आई गेस, हाँ विमल नेगी, हाँ जो विमल नेगी जी, जो उन्होंने सुसाइड किया, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई उसकी, क्या हुआ, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। तो बोलता है कि वो प्रोजेक्ट सिर्फ 100 करोड़ का था, उसको 300 करोड़ का बना दिया गया, कहाँ से चल रहा है। अब ये जो भ्रष्टाचार है इनकी कोई चीज तो होती नहीं है, ऐसे तो है नहीं कि वो पर्ची काट दे देगा मिलेगी कि इतना दान मिलेगी हमें, ये तो अंडरग्राउंड ही चलता है। तो मतलब कि बहुत ही ऐसी स्थितियां हैं, बहुत ये वो है कि यहाँ पे जो है हालात कांग्रेस पार्टी के अच्छे नहीं है। मैं बोलता हूँ बहुत से इनके चमचों को जो बूथ लीडर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं नीरज भारती अपने फायदे के लिए, तो आपके माध्यम से मैं उनको बोल दूं कि भाई मेरा नीरज भारती का अपना फायदा नहीं है। मैं वो 3.5 साल बाद नहीं बोल रहा हूँ, मैं सरकार बनने के 9वें महीने में मैंने बोलना शुरू कर दिया था। उस वक्त से अगर उस वक्त से संभल जाते, धीरे धीरे अच्छे काम कर लेते, लोगों के हितों के काम कर लेते, जो विधायक बोलते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए या मंत्री जो बोलते हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए, उनके ऊपर अगर वर्कआउट कर लेते तो आज स्थितियां ऐसी नहीं होती। हमने पहले भी चुनाव लड़े हैं, मैं ऑपोजिशन में भी एमएलए रहा हूँ, मैं रूलिंग में भी एमएलए रहा हूँ, रूलिंग के एमएलए के साथ साथ मैं मुख्य संसदीय सचिव भी रहा हूँ पिछली कांग्रेस की सरकार में। तो जब हम काम करवाते थे तो डंके की चोट पे अपने लोगों को बोलते थे जाके, लो भाई आपका ये काम किया है, चाहे वो ट्रांसफर है, चाहे किसी को आर्थिक सहायता है, या कोई क्या बोलते हैं लोकल डेवलपमेंट का काम है, पानी का काम है, स्कूल का काम है, अस्पताल का, डॉक्टर्स का, कुछ भी काम है ओवरऑल, है ना। तो हम डंके की जोर पे बोलते हैं कि हम ये काम करें।
लेकिन अब तो ये लग रहा है कि अब जाएंगे भी जनता के बीच तो बोलेंगे क्या जी क्या किया है। जी ठीक है, छोटे थोड़े बहुत हुए भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं, जहाँ हुए हैं वहाँ तो बता देंगे, लेकिन जी बड़े लेवल पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं उन कामों के कि नहीं जी हमने ये भी किया है वो भी किया जी। सर एक अंतिम सवाल था कि मुख्यमंत्री के लिए क्या संदेश है अब आपका, क्योंकि फेसबुक अकाउंट बंद है तो उन तक संदेश भी नहीं पहुंचने है। वाले ये हैं। संदेश तो मुख्यमंत्री जी के लिए यही है कि जनाब जवाब दे दीजिए, ये फेसबुक के अकाउंट जो है वो बंद करके कुछ नहीं होता। आप तो मोदी के ऊपर के तानाशाह जो है वो सिद्ध कर रहे हैं अपने आप को, है ना। तो ये केस बढ़वा देने किसी पे, तो ये अब आपके वो जो लूप होल्स अगर बता दे, सरकार के कार्य का जो प्रणाली है उसके ऊपर कोई सवाल कर दे, उसके ऊपर आप केसेस बनवा रहे हैं, फेसबुक के अकाउंट बंद कर रहे हैं, कितना ये अकाउंट बंद करोगे। वाजिब दबकी नहीं है। वो समय चला गया जब लोग डर जाते थे, लोग चुप हो जाते थे, या लोगों में कम्युनिकेशन नहीं था। आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है, लोगों में कम्युनिकेशन है, आपस में फोन पे बातें करते हैं, हर एक जगह फोन लेके कैमरा लेके खड़े रहते हैं, नेताओं से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, बिल्कुल जवाब कर लेते हैं, जन जी है का ना। जमाना आ गया ना जी। हाँ, तो ये जो है पुराने स्तर की पॉलिटिक्स भूल जाइए। किसी को आप दबा दोगे तो वो चुप हो जाएगा, वो डर जाएगा। नीरज भारती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं डरा था पिछले, अभी में अंदर रह के आएगा। अभी भी करवाना है तो अंदर करवा दो, कोई बात नहीं, रह लेंगे अंदर। लेकिन जो जनता के काम है, जो लोगों के काम है, जिनकी एक्सपेक्टेशन थी कांग्रेस पार्टी के साथ, जो हमारे कार्यकर्ता या जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, उनके काम कर दो। नीरज भारती को आप चाहे अकाउंट ब्लॉक कर दो, उसको चाहे जेल कर दो, उसको चाहे फांसी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और सर और हिमाचल में जो टीम सुक्खू काम कर रही है, जिसकी वजह से जिला परिषद भी हार गए, नगर निगम भी हार गए, उन लोगों के लिए भी एक कोई संदेश आपकी तरफ से? यही मैं वही तो बोल रहा हूँ, यही वो लोग हैं, दे आर चमचे हैं ये लोग, दे आर बूथ लिकर्स। ये इनको बस ये चाहिए कि बस सुक्खू भाई बहुत अच्छा काम है, बहुत है। आप तो अगली बार 68 में से मतलब कि कितनी हो जाएगी तो गुना ज्यादा, इतनी पिछले डबल लेके आ रहे हैं, यानी कि ऊपर 4 आपने बताई हैं। तो मतलब कि वो ये जो एक जो इर्द गिर्द का घेरा है ना, जो ये बहुत अच्छे सपने, ये बहुत नेताओं के आसपास होता है, ये सिर्फ सुक्खू जी की बात नहीं है। ये तो सर सवाल से सवाल अब फिर से ऐड हो गया कि सुक्खू इतने मतलब खतरनाक पॉलिटिशियन माने जाते थे, वीरभद्र सिंह के साथ संघर्ष किया उन्होंने, तो फिर वो तो फिर वो ये जो चंगुल था, ये छोटे भाई चमचों का, इसमें कैसे फंस कर रह गए, निकल क्यों नहीं पाए? मैं वही बता रहा हूँ, सुक्खू जी का कोई अपना इतना कद नहीं, साफ बात बताऊँ। ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ी उपलब्धि है जी। ये वो कंधा थे जो बाकी के बड़े नेता इनके ऊपर दे बंदूक रख के चलाते थे। कोई सुखराम जी हो गए, कोई आनंद शर्मा हो गए, आनंद शर्मा जी हो गए, बाली जी अब हमारे दुनिया में नहीं है, वो भी हो गए, जो राजा साहब के मैं बोल रहा हूँ अगेंस्ट थे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हाँ वो चलाते थे इनके कंधे पे बंदूक रख के। उन सब ने पूरा ने जोर लगा लिया कि राजा साहब को हटाना, नहीं हटा सके, वो जब गए हैं दुनिया छोड़ के तभी हटे हैं, है ना। तो अब दिल्ली वाले क्या है, जो हाईकमान होती है किसी भी पार्टी की, चाहे वो कांग्रेस की है, चाहे वो बीजेपी की है, चाहे वो किसी कोई और पार्टी है, वो कभी जी वो कहीं ना कहीं पैरेलल किसी को चला के रखना चाहिए जी, ताकि उसको आलोचना करते थे जीव जाके जी, ये लड़ रहा है आगे, ये है वो है, बस उसका कहीं ना कहीं वहाँ उनको फिर मिल गया। बाकी जो दिल्ली वालों को भी देगा जो ज्यादा यहाँ पे आए, उनको भी वो लोग, तो बात ये उपलब्धि है जी। और बाकी जो बात है तो उससे ऐसा है, मान लो जितना कमाना है, लेकिन ये ऐसी कमाई निकलते हुए समय नहीं निकलता लगता है, कमाई बहुत निकल जाती है। दुनिया में आए हो खाली आए थे, दंगे जाओगे खाली जाए। लेकिन अगर ठीक है इसी काम करोगे तो शायद खाने का मौका जाए, आप लोगों को काम कर लो जी। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू।